कर दी स्टार्ट। प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 3, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट। इसमें कुछ पढ़ा दिया था हमने? नहीं, स्टार्ट करना है बस। तो इनमें हम क्या करेंगे, कौन से स्टेप पढ़ते रहेंगे? पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, सोशल प्रोसेस। Chief of characterize of social process. Chief of characterize criteria of social process. पहले हम प्रोसेस को समझेंगे, बाद में डेवलपमेंट पे विचार करेंगे। अब हमारा पहला आता है डेफिनेशंस की बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस का मतलब हिंदी में होता है प्रगति। ठीक है, हमारी प्रगति कैसे होती है, यानी हमारी प्रोसेसिंग क्या है। तो प्रगति शब्द का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस बोलते हैं। यह शब्द लैटिन के प्रेडिकेटर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार प्रगति साधारण शब्द किसी इच्छित तथा वांछित लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हमें एक एम होता है जिसको हमें पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी हम प्रोसेस में कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपका एम है कि हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और हमें सफलता तक पहुंचना है, तो हम अपनी स्टडी को हमेशा प्रगति की ओर रखेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जब तक हमारा एम कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हम उस अपनी जो हमारी स्टडी की जो प्रोसेसिंग होती है उसको रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये अर्थ हो गया, हम इसमें करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किन किन राइटर ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। एक आता है हॉर्नेल हर्ट। इनके अनुसार क्या है, सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है जो मानवीय कार्यों को मुक्त करके प्रेरणा और सुविधा प्रदान करे, उसे संगठित करे। ये कहना भी चाहते हैं कि प्रगति वह भी चीज़ है जिसमें मानव को हम उनके कार्यों से हटा के उनको हम प्रेरणा दें, उनको समझाएं, उनके अधिकारों के बारे में समझाएं, उनको मोटिवेट करें। प्रेरणा यानी मोटिवेट भी करना होगा। ठीक है, उनको मोटिवेट भी करें कि आप कैसे और उनको संगठित करें, यानी उनको एकजुट करें। ठीक है, अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो व्यक्ति की प्रोसेसिंग उसको समझ में नहीं आएगी। दूसरा आता है सार्सी, ऑर्गन तथा न्यूफॉर्म। इनका कहना है कि प्रगति का अर्थ है अच्छाई के लिए परिवर्तन। किसी भी चीज़ की प्रगति जब होती है जब उसको हम
एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना होता है और उस प्रगति में चलते हैं। फिर वो प्रगति किसी प्रकार की हो सकती है। तो प्रगति का एक अर्थ होता है अच्छाई में परिवर्तन करना, यानी अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टराइज की बात करते हैं। इनमें 3 डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, हर्मेट वर्ड, दूसरा आती है और ऑर्गन एंड रिनफोर्स। फिर आते हैं लूपले। ये कहना चाहते हैं कि प्रगति वह परिवर्तन है, यह परिवर्तन इच्छित तथा मान्यता दिशा में परिवर्तन, ना कि दिशा में परिवर्तन है। यानी कि एक व्यक्ति के इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन है। एक व्यक्ति की इच्छा होती है और उस दिशा के लिए जाता है, तभी उसका ये परिवर्तन उसके अंदर आता है और वो प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। ये 3 इनके मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इन्होंने प्रोसेसिंग पर डेफिनेशन दी थी। आगे आते हैं हम अपनी कैरेक्टराइज की बात करेंगे। चीफ ऑफ कैरेक्टराइज ऑफ सोशल प्रोसेस। जैसे पहला आता है परिवर्तन की दिशा। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषता है कि प्रगति में परिवर्तन के लिए एक निश्चित इच्छित मान्यता प्राप्त दिशा हो, या यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक प्रगति एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है। अगर हमने कहा परिवर्तन की दिशा, मान लो दिशा मतलब क्या हो, जब हमने परिवर्तन का पूछो, परिवर्तन क्या है? चेंज करना। दिशा मतलब मार्ग। हाँ, तो हम जब तक अपने मार्ग को चेंज नहीं करेंगे, अब व्यक्ति गलत रास्ते पे भी गलत रास्ते जाए, तो उसको समाज में एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमें प्रगति ऐसे उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाती है जो कि अपनी दिशा को निश्चित करती है। ठीक है, लूमले भी यही कहते हैं कि प्रगति की विशेषता पर आधारित कर दिया है, प्रगति की इसी विशेषता पर कर देते हैं। हम प्रगति को, प्रोसेस को इसी बात पर कर देते हैं कि व्यक्ति में कैसे परिवर्तन आता है। एक वो प्रगति के द्वारा ही, तो अगर वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है तभी तो उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, दूसरा आता है सचेत प्रयत्न, कॉन्शियस एफर्ट्स। प्रगति कभी भी आप से आप नहीं होती, प्रगति अपने आप नहीं होती, उसको हमें लाना होगा। ऐसे तो नहीं तुम बैठे हो तुम्हारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ठीक है, आप स्कूल गए, ऐसा तो नहीं कि आप स्कूल गए बैठ गए और आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, तो अपने आप थोड़ी ना होती है। इसको क्या करते हैं, हम खुद से लाते हैं। यानी जब तक हम अपने उद्देश्यों की प्रगति के लिए सचेत रूप से प्रयत्न नहीं करेंगे, खुद ही नहीं करेंगे, तब तक प्रगति नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में। तीसरा आता है इच्छित लक्ष्य, सीधी बात है, गोल, डिजायर्ड गोल। ये हमने परिवर्तन की दिशा रखी, इसमें आया था एक सचेत प्रयत्न, यानी खुद का प्रयत्न करना। तीसरा क्या आएगा, इच्छित, जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है, लक्ष्य। हानि कम लाभ अधिक, नेक्स्ट क्या आएगा, प्रगति की धारणा परिवर्तन से। हमने परिवर्तन की दिशा देख ली, यानी कि हमारे पास एक दिशा होती है। अब हमने सचेत प्रयत्न करनी है, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती, हमें प्रयत्न करना होता है। इच्छित लक्ष्य, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसको हम प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू प्रोसेसिंग रखें। अगर आपका इच्छित लक्ष्य नहीं होगा और आपसे कह दिया कि नहीं तुम ये काम कर लो, तुम्हारी उसमें इच्छा नहीं होगी, तो कैसे कर पाओ? हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए। हम किसी काम को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हमारा काम मजदूरी करने का नहीं है तो हम नहीं करेंगे, उस पर हमारा मन ही नहीं होगा। अगर हमारा काम पढ़ने में नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमें अपनी इच्छा को भी जागृत करना होता है। गोल्स के लिए हमें इच्छा जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका हानि कम लाभ ज़्यादा, यानी कि समझे नहीं कि सामाजिक प्रगति एक प्रकार का परिवर्तन है, परंतु ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिसमें लोगों को हानि कम लाभ अधिक हो। हम ऐसी प्रगति ना करवाएं जिसमें व्यक्तियों को हानि पहुंचे,
उनसे जबरन काम नहीं करा सकते। दूसरा आता है प्रगति की धारणा परिवर्तन, प्रोसेसिंग इन एवरी चेंजिंग कंसेप्ट, यानी एक यह क्या होती है, स्थिर धारणा होती है कि प्रगति की धारणा एक स्थिर होती है, सॉरी स्थिर नहीं होती है, साथ ही इसमें समयानुसार परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है प्रगति रुक जाती है। अगर हमने गोल इकट्ठा कर लिया, मान लो हमारा गोल था हमने ये बनना है, ये काम पूरा करना है, तो हमने ये कर लिया हो, तो क्या वो वही प्रगति रुक जाएगी? नहीं, हमारा दूसरी चीज़ के लिए इच्छा जागृत करेगी, फिर हम उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब ये गोल कंप्लीट होगा तो हम तीसरे के लिए बढ़ेंगे। तो ये प्रगति रुकती नहीं है, ये चलती रहेगी, स्थिर नहीं होती है, अस्थिर है, मतलब ये कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, ये क्यों है कैरेक्टराइज। आपको ये कैरेक्टर, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आएगा चीफ ऑफ कैरेक्टराइज ऑफ राइट चीफ ऑफ कैरेक्टराइजिंग के परिवर्तन के इसके क्या लोगों विशेषताएं बताइए, तो हमें इन चीज़ों को अपने शब्दों में बताना है, हेडिंग आया समझ में। अब आगे आता है आपका कंडीशन ऑफ कंडक्टिव ऑफ सोशल प्रोसेस। क्या क्या कंडीशन होगी? परिस्थितियाँ, कंडीशन परिस्थितियाँ पार्टी की है। अब हम इस पर विचार करेंगे। इसमें पहला क्या आएगा? शिक्षा का उच्च स्तर, शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी उन्नति, नवीन आविष्कार, आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य, नेक्स्ट क्या है? अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। कितनी हेडिंग है इसमें? 8। सामाजिक सुरक्षा, तो हम बोलनी बनेंगे। पहली हेडिंग आई है शिक्षा का स्तर, हाँ उच्च स्तर, प्रगति में सहायक परिस्थितियाँ होंगी, यानी कि अगर हम शिक्षा में उच्च स्तर प्रगति के लिए प्रथम अवसर माना जाता है। हमारी जो प्रगति है उसमें हम शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज को बाहरी और आंतरिक शक्ति मिलती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको क्या होगा, उसको बाहरी जीवन, बाहरी समावेश के बारे में पता चलेगा, उसका आंतरिक समावेश किस प्रकार का उसके बारे में उसको जानकारी होगी। यानी शिक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शिक्षा हर एक क्षेत्र में अहम पहलू रखता है। समाज प्रगति उन व्यक्तियों के विकास पर आधारित है जिसमें समाज का निर्माण होता है। हम समाज में ऐसे व्यक्ति, देखो समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, वो अशिक्षित होते हैं और शिक्षित भी होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति समाज का एक अच्छा निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उनमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है इतनी, और अच्छा समाज एक अच्छा राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए एक अच्छे समाज का होना आवश्यक है, और अच्छे समाज का विकास जब होगा जब व्यक्ति शिक्षित होगा। तो यहाँ पे शिक्षा का उच्च स्तर होना चाहिए। नवीन वातावरण सामाजिक प्रगति के द्वार खोल देता है। शिक्षा एक व्यक्ति को न केवल विद्या का ज्ञान दिलाती है बल्कि उसमें प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करती है, उसके अंदर की क्वालिटी को बताती है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रौद्योगिकी उन्नति। टेक्निकल चीज़ें भी आनी चाहिए प्रौद्योगिकी। समाज में टेक्निकल प्रगति, जो टेक्निकल प्रोसेसिंग है वो सोशल जो प्रोग्रेस है उसको डेवलप करती है। यानी टेक्निकल चीज़ क्या होती है, जैसे कि मशीनों का प्रयोग। अगर हमारे पास मशीन नहीं होगी तो क्या हम उत्पादन है जो हमारा उत्पादन है, हमने जो माल बनाया है उसको हम ढंग से उपयोग कर पाएंगे?
क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग माल को हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास टेक्निकल चीज़ें आ गई तो हम उसको उससे और उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसको ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल चीज़ें और हैं, संदेश वहन। हमें अपनी पहले ज़माने में लोग अपना मैसेज कैसे पहुँचाते थे? पत्र द्वारा, ठीक है, और पक्षियों द्वारा, ठीक है, बहुत पहले की बात है तो वो कबूतरों के द्वारा, तोते का भी यूज़ करा जाता था, व्यक्तियों का भी यूज़ किया जाता था। राजा महाराजा के टाइम एक व्यक्ति को संदेश दे दिया, वो वहाँ तक जाता था। अब चाहे बीच में एक्सपायर हो गया, उसके साथ कोई भी इंसिडेंट की घटना हो गई, हो सकता है वो संदेश दूसरे तक पहुँचा ही नहीं। धीरे धीरे चेंजेस आए, फिर हमने ये इसका टेक्निकली तो आई, डाक सेवा का उपयोग किया। इससे पहले डाक सेवा तो थी नहीं, तो डाक सेवा का उपयोग होने लगा। फिर और चेंजेस आने लगे तो हमने टेलीफोन का यूज़ करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली अपना कोई भी क्वेश्चन है, अपने व्यक्ति को बात करनी है तो वो फ़ोन का यूज़ करेगा। समाचार पत्र भी हैं, इस तरीके से हम समाचार पत्रों का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, टेक्निकल चीज़ें तो हैं, ये सब आई तभी तो मैंने उसका जीवन सरल होने लगा। फिर आता है नवीन आविष्कार, यानी नई चीज़ों का आविष्कार। देश में नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो ये आप ये बताओ, आविष्कार जो हो रहे हैं हमारे, जो आविष्कार हो रहे हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो ये क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने टेलीफोन का आविष्कार कर लिया, लाइट का आविष्कार कर लिया, हमने मशीनों का आविष्कार कर लिया, तो क्या हम रोक गए? हम प्रोसेसिंग कंटिन्यू रख रहे हैं, ये प्रगति चलती रहती है। हम और चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं इसमें अगर 1 घंटे या 2 घंटा लग रहा है तो हम सोचते हैं क्यों हम आधे घंटे का उपयोग करके काम को आसान करें। कोई मशीन 4 घंटे में काम करती है तो हम ये सोचेंगे क्यों ना हम नई मशीन बनाकर उसको और कम समय में काम करने की उपयोग करें, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीज़ें प्रोसेसिंग के द्वारा ही होती है, इसको भी तो प्रगति ही बोलेंगे ना। फिर आता है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य की सामाजिक प्रगति की महत्वपूर्ण दिशाएं होती है। जैसे अति जनसंख्या होने से देश में क्या होता है, निर्धनता, भुखमरी, बीमारी, आकार, महामारी आदि उत्पन्न होती है। यानी जनसंख्या एक ऐसा विस्फोटक है जो ज़्यादा होने पर भी समाज और भारत के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। कम जनसंख्या होगी तो अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का विकास होता है, यानी हम कम लोगों में चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो गरीबी बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ों में कमी आएगी, ये सब प्रोसेस होती रहती है। अब इन सब चीज़ें क्या होगा, इन परिस्थितियों से देश की प्रगति नहीं होगा, इन प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं जिनको उन्हें जरूरत थी। इसलिए हमारे पास सोर्सेस ही नहीं है। 10 व्यक्ति हैं और हमारे पास सोर्सेस 2 व्यक्तियों को पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, 8 लोग इससे वंचित हो गए, वो भूखे हैं। अब हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, हमारे पास सामान ही नहीं है। सपोज एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में जनसंख्या के कारण 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और बुक्स हमारे पास 50 ही हैं। अब 50 के पास तो सोर्सेस ही नहीं पहुँच पा रहे। ऐसे गाँव में सरकार ने कहा है, एक गाँव में विद्या आ गई ग्रुप बने, वहाँ पर 100 लोग हैं और सरकार के पास 80 लोगों को खाली देने की व्यवस्था है, क्योंकि अगर हमारे पास 80 कोई नहीं, अभी जो 20 हैं उनको मिला ही नहीं है, तो वो भूखे हो गए, तो इससे प्रगति रुक गई। अब सरकार उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो प्रगति चीज़ों से भी रुकती है। और लोग क्या होता है, सब जो परिश्रम नहीं करते, ज़्यादा जनसंख्या होने से लोग उनमें मेंटली भी नहीं, वो पढ़े लिखे थे तो वो क्या करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो ये भी इफेक्ट डालती है। इसलिए सामाजिक प्रगति के लिए आदर्श जनसंख्या और उन्नत जन स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य से एक बात ये भी हो सकती है, व्यक्ति अगर स्वास्थ्य नहीं है, स्कूल में अगर कोई हम टीचर्स की बात करें, अगर शिक्षक स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो क्लास ढंग से नहीं ले पाएगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, पालन पोषण कैसे करेगा, तो काम पे ही, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो काम कर पाए। अब उसकी वजह से तो दूसरे बंदे लोग जो भूखे हैं, बच्चे हैं, वो तो भूखे बैठे ना, क्योंकि व्यक्ति ने काम आके लाए ही नहीं है, तो वो अपने घर का परिवार का जीवन निर्वाह कैसे कर पाए। तो स्वास्थ्य में इम्पोर्टेंट असर डालता है। फिर आता है हमारा अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण का सुविधाजनक होना भी आवश्यक है। कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है। अगर हमारा भौगोलिक पर्यावरण सही होगा तभी तो हम मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं, और जब जितना उत्पादन करेंगे
सूखा पड़ेगा, क्या फसल ही नहीं होगा, क्योंकि मानसून वहाँ का ठीक नहीं है, वहाँ का पर्यावरण ठीक नहीं है, एटमोस्फेयर अच्छा नहीं है। जहाँ फसल अच्छी हुई है वहाँ पर खेती अच्छी हो गई, रॉ मटेरियल अच्छा होगा, फसलें ग्रो करेंगी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग सूखाग्रस्त होने के कारण भूखे रह गए, उनके पास फसल ही नहीं है, अब कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे पर्यावरण का भी असर डालता है प्रगति के लिए। आगे समझिए, फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। समाज के सदस्यों के दिल से यदि राज्य में भय, जाति भय, अर्थ भय मिट जाए तो प्रगति सरल हो जाएगी। कहीं कहीं पहले क्या होता था, लोगों में भय होता था कि हम जिस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी को लेकर एक भय होता था कि हमारे लो कैटेगरी है, लोग हमें इधर नहीं पढ़ने देंगे, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था, मारपीट की जाती थी। या पहले जमींदारों ने देखा होगा किसानों पर कितना अत्याचार किया जाता था, उनकी कैटेगरी को लेकर और उनके निर्धन वर्ग को लेकर। तो ये अगर ये सब हट जाएगा तो लोग आराम से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, उनको भय ही नहीं रहेगा ना फिर। तो हिसाब से ये जो सुरक्षा का भाव है, सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों के पास कि हम किसी भी कैटेगरी को हो चाहे राज्य को हो, अगर हमारा इंडिया का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो अदर स्टेट में जा रहा है या सॉरी स्टेट को छोड़ चलो, अगर वो अदर कंट्री में गया, उसको अगर डर है कि वहाँ के लोग उसे मार देंगे, उसको हो सकता है टेरर एक्सपोजर कर ले, तो उसको डर है ना अपनी जान का। अगर हम इंडिया में हमारे यहाँ पर कोई भी रहता है, हम लोग कुछ करते ही नहीं, उनको भय ही नहीं रहता लोगों, लेकिन हमें भय रहता है। हम इन चीज़ों को हटा देंगे तो भारत का विकास तभी तो होगा, तभी तो सामाजिक उन्नति होगी ना, क्योंकि लोगों के पास भय नहीं है, वो अपने जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको आर्थिक संकट का भय नहीं। तो ये भी एक इफेक्ट डालता है प्रगति के लिए। आगे क्या आएगा हमारा सामाजिक सुरक्षा हो गई, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास की प्रवणता पहले से ही आ जाती है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता दी गई है। उन्नति और योग नेता, उन्नतिशील और योग नेताओं का भी होना समाज की प्रगति के लिए होगा। जितने ज़्यादा उन्नतिशील व्यक्ति होंगे और योग नेता होंगे, भारत का विकास, समाज का विकास उतना ही प्रगति से होगा। ठीक है, आपकी होगा कंप्लीट। अब आएंगे आपके प्रोसेस हो जाए, क्राइटेरिया ऑफ सोशल प्रोसेस। ठीक है, प्रगति के मापदंड। दो तीन चार लोग आए, जिससे कि अगर देखा जाए तो बोगार्ट के विचार है, उन्होंने कहा है कि 14 मापदंड दिए बोगार्ट से, और हार्ट में कितने दिए हैं? 3 मापदंड। टॉल में उनका यही है कि स्वास्थ्य संवेदनशील का होना चाहिए। जैसे कि बोगार्ट की अगर हम बात करें, 14 विचार दिए उन्होंने कि हमें कैसे समाज का मापदंड करना होगा, सामाजिक प्रगति के मापदंड कैसे क्या होगा, मापदंड क्या होगा। अगर जब उनसे पूछा मापदंड क्या है तो क्या है बताओ। मापदंड क्या होगा? समाज की प्रगति का मापदंड ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छी जनसंख्या, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, जनसंख्या ज़्यादा ना हो, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी इफेक्ट डालती है प्रगति के लिए। तो ये मापदंड पर्यावरण का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो प्रगति के लिए होता है। साथ ही वे लंबी आयु के अधिकारी हों, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो, तो ये मापदंड होते हैं। अब अलग अलग विद्यालयों ने अपने अपने मापदंड दिए हैं। जैसे बोगार्ट की बात करें तो सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक स्रोतों का लाभकारी उपयोग। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेस। अगर हमारे पास वो होंगे तभी तो हम इन चीज़ों का उपयोग करके आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा आएगा सामाजिक और सामाजिक दृष्टि से भी व्यक्तियों का स्वस्थ होना। व्यक्ति अगर मानसिक शारीरिक स्वस्थ है, उसका शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ है, और वो मेंटलिटी उसकी स्वस्थ नहीं, या वो मेंटलिटी ठीक रखता है, बॉडी ही नहीं, तो दोनों ही प्रगति के लिए आवश्यक है। स्वस्थ पर्यावरण की वृद्धि। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो एक पर्यावरण की प्राथमिकता जो रखता है, पर्यावरण के लिए प्रगति के लिए मान। ठीक है,
व्यक्तियों में समझदारी नहीं है और एक संगठित बोर्ड में एकता नहीं है। एकता का होना भी इम्पोर्टेंट होता है। समाज के अधिकारी सदस्यों के लिए सृजनात्मक कार्यों में सृजनात्मक माने क्या होता है? वर्ड आएगा सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, नई नई चीजों की खोज करना, नई नई विचारों को लाना, क्रिएटिविटी। इनके अंदर अगर क्रिएटिविटी होगी तो वो कार्यों को अधिक अवसर का, मान लो कोई काम तुमने हमने दोनों को बराबर बराबर बांट दिया और हमने कहा इसी काम को तुम कितने प्रकार से कर सकती हो और इसी का तुम कितने, इनके अंदर अगर क्रिएटिविटी जो है वो कहती है हमें नहीं आता ये काम करना, हम तो एक ही दो तरीके से और तुम उस काम को कितनी तरीके से आसानी से बना सकते हो, वो होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा उद्योग व्यापारों में जनता का अधिकारी होना। सीधी बात है, उद्योग और व्यापारों में जनता का अधिकारी होना तो आवश्यक नहीं, जनता के द्वारा ही सारे काम होते हैं। दुर्घटना, बीमारियों, मृत्यु, बेकारी आदि के समय अधिकतम सामाजिक सुरक्षा, जो जगह जगह पर दुर्घटना हो जाती है, कैसे ब्रेकर बनाना, लाइटों का यूज होना, वहाँ पर साइन का यूज होना कि यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर इस तरीके से टर्न ओवर करना, इस तरीके का। अगर जो ब्रिज बन रहे हैं उनकी वहाँ पर गेट का यूज करना, गेट बनने पर उनको बताना कि इस तरीके से यहाँ से सारे सिंबल का यूज करना, ट्रैफिक रूल्स का यूज करना, तो यहाँ से दुर्घटनाएं कम होगी। हेलमेट के बारे में उनको हेलमेट के बारे में बताना, बीमारियों के बारे में बताना। सरकार के साथ जनता के सहयोग में वृद्धि, अगर सरकार का साथ रहेगा तो जनता का सहयोग में वृद्धि होगा। कला का प्रचार करना, यानी कला यानी आर्ट, जो हमारे अंदर की कलाएं होती है उनके बारे में प्रचार करना। मानव प्रगति के साथ आध्यात्मिक पक्षों का विशेष विकास, मानव को ये बताना है कि प्रकृति है वो कैसी है, प्रकृति के बारे में बताना, प्रकृति के हमें क्या अच्छी करनी चाहिए, प्रकृति हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी जो हमारा पृथ्वी है वो हमारे लिए क्या है, भूमिका रखने में प्रकृति के साथ क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए, फसलों को पेड़ों को ज़्यादा लगाना, पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये सब बताना। मिट्टी के बारे में बताना, ये सब उनको जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। हार्ट के विचार में यही होगा, आयु का अधिक होना, मानसिक स्वास्थ्य होना, आकाश का अधिक होना, तो अलग अलग इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके विकास क्या लगता है, इसमें विकास का जो पेज है कर देते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी तो वही पेज बचेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट, अभी हमने आपको प्रोसेसिंग के बारे में बता दिया। अब प्रोसेस से ही तो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसी प्रगति वैसा विकास। तो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर प्रोसेस और डेवलपमेंट पर ही है, तो हमें पढ़ाना है डेवलपमेंट। परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों और प्रगति को स्पष्ट करने के लिए विकास, प्रगति, क्रांति, विकास आदि शब्दों का समाजशास्त्र ने प्रयोग किया है। कई लोगों ने क्रांति बताई, कई लोगों ने विकास बताया, कई लोगों ने उद्विकास बताया, मैंने उद्विकास भी पढ़ाया था, और कई लोगों ने इसको प्रगति। तो इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है? समाजशास्त्रियों ने। इन सभी शब्दों का अर्थ एक नहीं है, यदि भी आरंभ के समाजशास्त्री साहित्य इन शब्दों का अधिक स्पष्ट देखने को नहीं मिलता। अगर हम कहें कि उद्विकास, हम कहें विकास, हम कहें प्रगति और हम कहें क्रांति, तो ये क्या सब एक है? नहीं, सब अलग है। समाजशास्त्री में अलग, इन सबको हम एक नहीं कह सकते। उद्विकास अलग चीज है, विकास अलग है, प्रगति अलग है, क्रांति अलग है, रेवोल्यूशन अलग चीज हो गई। तो ये सब चीजें अलग अलग है, लेकिन समाजशास्त्री ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, कभी कभी इनके बीच अंतर देखा भी गया है। आज इन अवधारणाओं को हम एक तरीके से समझे कि उद्विकास एवोल्यूशन और प्रगति प्रोसेस, इन सब की नियम और उन्नति को क्या कहेंगे हम? डेवलपमेंट। विकास और उन्नति एक ही बात होती है, क्योंकि वही विकास करती है, वही उन्नति करती है, तो डेवलपमेंट एक ही बात है। अब विकास का अर्थ प्रगति समझेंगे। विकास वह शब्द परिवर्तन की गति को दर्शाता है जिसके अंदर एक अवस्था दूसरी अवस्था को लेती है और आगे बढ़ती है। जैसे अगर हम देखें, एक बालक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक बच्चा है, वो माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, उसका विकास माँ के गर्भ में भी शुरू होता है,
विकास तो वहाँ भी शुरू हो रहा ना, पहले मंथ में उसकी थोड़ी बॉडी पार्ट्स बनेंगी, नेक्स्ट मंथ में बड़ा होगा फिर बॉडी पार्ट, तो विकास तो उसको शुरू हो गया। जहाँ बच्चा माँ के पेट में आया उसका विकास शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे बच्चे के जब वो अपने 1 मंथ से चक्र को चलाता है, और ये चक्र उसका चलता रहेगा। 5 मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे, 7 मंथ, 8 मंथ और यहाँ पे 9। अब जब बच्चे का बॉर्न होने का समय आए, मतलब वो जब जन्म ले रहा है, यहाँ पे उसने यहाँ पे भी उसका विकास चल रहा है, यहाँ पे भी है, लेकिन जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो 0 से लेकर उसकी समय जब स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसके शरीर का विकास तब भी होता है। शरीर का विकास इसमें भी हुआ, लेकिन अभी उसका उतना ही संकुचित विकास हुआ, क्योंकि माँ के गर्भ में पूरा तो नहीं बन जाएगा। हाथ पैर यहाँ पे भी हो गए, आंखों का विकास हो गया, उसके बॉडी पार्ट पूरे बन गए, लेकिन जब वो माँ के गर्भ से निकला तभी उसका विकास होगा। अब उसका शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले वो अपने हाथ पैरों को चलाना शुरू करता है, आंखों को हिलाना शुरू करता है, धीरे धीरे वो घुटनों के बल से चालू करेगा। विकास तो हो रहा है ना, फिर पैरों का यूज करेगा, 1 साल में चलना सीखेगा। अगले जब 14-15 महीने का होता है तो वो बोलना सीखता है, 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, 2.5 साल से 3 साल तक में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है और उसके मानसिक विकास शुरू होने लगता है। उसका विकास रुकेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और उसका विकास रुक गया। डेवलपमेंट तो उसका कब तक चलेगा, जब तक कि उसकी एज है। मेंटलिटी और बॉडी उसकी दोनों ही डेवलप्ड करेंगे। आया था समझ में? ठीक है। विकास के मापदंड, अगर हम मापदंड की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति की आय, सकल राष्ट्रीय आय, लोगों का जीवन स्तर और औद्योगिक, ये सब इसको प्रगति को भी मापदंड में रखते हैं। जैसे अगर हम करेंगे प्रति व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति से मतलब क्या है, व्यक्ति की आय से मतलब क्या है? उम्र। नो, व्यक्ति की आय बात कर रहा है, उम्र तो इसमें आएगा ही नहीं। प्रति व्यक्ति की आय कैसे विकास के लिए है जरूरी? एक व्यक्ति की आय है इसलिए जरूरी होती है विकास के लिए। मान लो तुम अपनी हायर एजुकेशन हो, तुमने सारी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली और तुम्हें उस हिसाब से आय प्राप्त नहीं हो रही है, इनकम नहीं मिल रही, ठीक है। या तुम्हारी फैमिली बड़ी है और तुम्हें 10,000 कमाने की जगह 20,000 की जरूरत है परिवार को चलाने के लिए, तो तुम्हारी आय इफेक्ट डालेगी डेवलपमेंट पर, डालेगी या नहीं डालेगी? विकास पर डालेगी। तो विकास के लिए व्यक्ति की आय भी इम्पोर्टेंट है, मापदंड में आएगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हमारे उत्पाद हैं, नेशनल प्रोडक्ट, वो भी तो हमारे इफेक्ट डालेंगे विकास के लिए। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा हम मार्केट में रखेंगे, और जब मार्केट में ये डेवलप हो गया, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो भी ये डेवलपमेंट को इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये भी मापदंड में आएंगे। व्यक्ति की आय समझ में आई, प्रोडक्ट आ गए, नेशनल प्रोडक्ट। तीसरी आती है लोगों का जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर भी इसमें इफेक्ट डालेगा। कैसे? व्यक्ति किस तरीके का जीवन स्तर जी रहा है, वो क्या वस्तुएं उपयोग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको कितनी मात्रा में की जरूरत है, अत्यधिक ज़्यादा भी रखना। कोई लोगों की आदत होती है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दें कोरोना काल के समय, उस समय व्यक्ति का सिर्फ क्या, हमने एक आदि मानव की जिंदगी जी कोरोना काल। हमारा क्या लक्ष्य था? सिर्फ खाना और सोना, घर पर रहना, और कहीं विद्यालय नहीं जाते थे, जैसे आदि मानव पहले रहता था, भोजन प्राप्त करना और अपना जीवन निर्वाह करना, वही हमने 2 साल जिए। तो कोरोना में यही बताया था कि हमें कुछ चीज़ों जितनी जरूरत है उतना ही रखना चाहिए। क्या मनुष्य ने कभी सोचा था कि हम ऐसा भी जीवन जिए? नहीं, उसने कभी नहीं सोचा था। पर परिस्थितियाँ कुछ भी करने पे मजबूर कर देती हैं। समय का कभी भरोसा नहीं रहता कि कब मनुष्य को क्या बदलने में मजबूर करे। तो कई लोगों ने कोरोना समय में, अब चीज़ों को क्या हुआ, उस समय ये थी कि कमी आ गई थी कुछ स्रोत की, तो लोगों ने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो सोचते थे हमें बस भोजन की तो आवश्यकता है, क्या पता कल जिए ना जिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मार्केट बंद, सब बंद। तो उन्होंने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को स्टोरेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे
अब वो चीज़ क्या है, तुमने तो रख ली, लेकिन सरकार तो उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करा रही है ना। हमें 10 की जरूरत है, हमने 20-30 लोगों का रख लिया। अगर वो चीज़ तुम 20-30 की रख के 10 ही का रख, तो जो माल बचा है वो दूसरों को भी तो मिल सकता था, लोग उससे वंचित हो जाते हैं। तो यह जीवन स्तर भी काफ़ी फर्क डालता है विकास के क्षेत्र में, क्योंकि कमी आ गई ना। सरकार ने तो 50, सरकार ने कहा यहाँ पे इतनी जनसंख्या और यहाँ पे 50 माल प्रोवाइड करा दिए जाए। अब यहाँ पे जो 50 लोग रह रहे हैं सबको 10-10 मिलने चाहिए, पर किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास, जिसके पास कम है उसने 5 ही सामान खरीदा, इसने 8 खरीद लिया, इसने इतना खरीद लिया, मान लो 20 खरीद लिए, इसने 15, पर इस व्यक्ति ने तो 30 खरीद लिया, 20 लोगों का तो खा गया। भले ही चाहे यूज करना कर पर हो सकता सड़ जाए, लेकिन उन्होंने तो रख लिया, कभी हमें तो जरूरत है, हमको एक्स्ट्रा रख लिए। तो यहाँ जो कमी है वहाँ विकास के लिए तो इफेक्ट डालती है। तो जीवन स्तर इसका एक अहम पहलू माना जाता है। फिर आता है औद्योगिक व तकनीकी प्रगति। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी और जितनी ज़्यादा टेक्निकल वस्तुएं होंगी उस हिसाब से विकास बढ़ेगा। अगर हमारे भारत में इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हमने जो रॉ मटेरियल है वो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। हमने किसान ने खेती की है, उसके पास अच्छी खासी फसल आ गई है, उसने अपने घर में भी रख लिया, आने वाले समय के लिए भी बचत कर ली, और उसके पास फिर भी बचा है, लेकिन अब उसके पास इतने साधन ही नहीं है कि उसका वो ढंग से यूज़ कर पाए। रखा रहेगा गोदाम में, सड़ जाएगा, बारिश की वजह से कीड़े लग जाएंगे। लेकिन अगर वही वो चीज़ उद्योग में लगा के उसका दूसरा उत्पादन कर लेता तो, और उससे फिर नई वस्तु का जो प्रोसेसिंग या प्रगति या विकास करता, नई वस्तु बनाता और उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में लगाता, तो अब इंडस्ट्रीज है तभी तो वो लगा पाएगा, क्योंकि बस इतने साधन नहीं है कि वो माल को ले जाए, ना वो नहीं है पैसे। तो इंडस्ट्रीज अगर वहीं की वही होगी तो वहाँ उसका अपना उत्पादन लगा सकता है, टेक्निकल चीज़ें होंगी तो उसमें यूज कर सकता है। तो ये भी एक विकास के लिए मापदंड है, ठीक है। फिर क्या बचता है हमारे सामाजिक विकास के आयाम, ठीक है। आयाम की बात करें हम तो आम जनता को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये उसकी क्या होती है, मौलिक आवश्यकता होती है, जो एक आयाम है, यानी कि बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये उसके लिए क्या होता है। दूसरा होता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम स्तर को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पोषक आहार, प्रदूषित रहित वातावरण, चिकित्सा की पर्याप्त, ये आयाम जरूरी है। अगर ये आयाम नहीं होंगे तो एक प्रगति नहीं हो पाएगी, सामाजिक प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि पोषक आहार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो उसके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है। ऐसा नहीं कि हम गंदा खाना खा लेंगे या गंदी सब्जी हमने धो ही नहीं, या मार्केट में हमने सड़ा हुआ सामान ले लिया, तो वो भी गलत है। हमें पोषक आहार लेना चाहिए। प्रदूषित रहित वातावरण, ज़्यादा पॉल्यूशन भी होगा तो उससे क्या होगा, श्वास की बीमारियाँ होने लगेंगी, मनुष्य को उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगेगा। ये काफ़ी चीज़ें, बट ज़्यादा लोग जब बीमार होंगे तो प्रगति तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति बीमार रहेंगे तो क्या वो समाज में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये चिकित्सा सुविधा उनको भी उपलब्ध कराना, व्यक्ति बीमार हो तो उनको इमीडिएटली उनको देखना कि उनको क्या है, नहीं तो व्यक्ति ऐसे ही बीमार होकर चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर, ना कि जाति और प्रजाति धर्म समुदाय के आधार पर रोजगार प्राप्त करना। कई कई जगह क्या होता है, उनकी कास्ट को देखकर जज किया जाता है कि अगर ये इस कैटेगरी का है तो उसको पहले पोस्ट दे देंगे। हमें ये ना करके उसकी योग्यता देखनी होगी, उसके अंदर क्या योग्यता है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। इसलिए हमेशा व्यक्ति की योग्यता को ही उसको जज करके देना चाहिए। अगर वो 10 तक का पढ़ा है तो उसको उस हिसाब से उसको योग्यता के अनुसार पोस्ट करो। अगर व्यक्ति ने और हायर एजुकेशन हासिल की तो उसको ये नहीं कि वो हायर कास्ट का है हम उसको दे देंगे, चाहे वो पढ़ा ही ना हो, उसके पास उसकी मेंटलिटी ना हो उसको देने के लिए, और हमने कास्ट के ऊपर दे दिया या धर्म से दे दिया कि भाई ये अच्छी कुलीन के धर्म के लोग हैं, इन्हें पहले बैठा दो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। हमें उनकी योग्यता के अनुसार ही जज करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग रोजगार देना चाहिए। फिर होता है शिक्षा का समुचित विस्तार करके वैज्ञानिक शिक्षा, पेशेवर व नैतिक शिक्षा का समावेश। नैतिक देखो, पेशेवर मतलब क्या होता है, पेशा, पेशा मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को किस काम में किस पेशे का होता है। जैसे मान लो बुनकर है, एक पेशा हुआ तो उसको बताना बुनकर के बारे में, टीचर से शिक्षक के बारे में बताना, डॉक्टर के बारे में बताना, ये पेशे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति को शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराने और उसको वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, साइंस शिक्षा दी जाए कि तुम साइंस से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्रगति ला सकते हो, क्या क्या विकास कर सकते हो भारत को बारे में, उसको पेशे से बताया जाए कि तुम ये इतनी
शिक्षा योग्यता हासिल कर लोगे तो इस पेशे में जा सकते। ये होता है पेशा, ठीक है। शिक्षा के अकॉर्डिंग तो बताओगे तुम उसको। नैतिक शिक्षा मतलब होती है मोरल, उसको मोरल स्टोरी बतानी, यानी किसी भी धार्मिक व्यक्ति के बारे में बता दो कि या जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे जितने भी पुराने पूर्वज हैं उन्होंने क्या कैसे काम किया, उनके बारे में नैतिक शिक्षा। अगर हम बच्चा को कभी किसी भी बच्चे को अगर हमें उसको समझाना है किसी को, तो उसको मोरल स्टोरी दी जाती है। मोरल स्टोरी से ही बच्चे को बताते हैं कि सच बोलना चाहिए। मोरल स्टोरी में यही आती है ईमानदारी रखना, सच बोलना, ये सब करना। तो ये हमें नैतिक शिक्षा लाना जरूरी होता है, तभी व्यक्ति का सृजनात्मक विकास होगा। सृजनात्मक बता दिया हमने, क्रिएटिविटी, उसके तभी अंदर विकसित होगा। शोध आविष्कार आदि बनाए जाते हैं। बिजली, परिशुद्ध पानी, परिवहन, संचार जैसी बुनियादी सुविधा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों, किसानों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांग के लिए विकास की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना। ऐसे ही समाज में कई पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उच्च कुलीन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा हो। किसान महिलाओं को देखा ही नहीं जा रहा हो, बच्चों वृद्धों को देखा ही नहीं, विकलांगों के लिए कोई फैसिलिटी ना हो, तो इससे क्या होगा? समाज का विकास तो हो ही नहीं सकता ना। विकास तो क्या, प्रगति में भी नहीं बढ़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग तो वहीं रुक जाएगी ना। विदेशी निर्भरता कम करके राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का सचेत प्रयास। जैसे कि आपने देखा होगी कि बीच में चाइना प्रोडक्ट काफ़ी डेवलप होकर लोगों ने चाइना प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। अगर अब हम बाहरी माल ज़्यादा खरीदेंगे तो जो इंडिया में जो लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अपना कुटीर उद्योग लघु उद्योग करके हाथ का प्रयोग करके सामान बनाते हैं, वो मार्केट में सेल होता है। अब हम उन चीज़ों का प्रयोग ही ना करके चाइनीज़ चीज़ें खरीद रहे हैं, फॉरेन विदेशी सामान ले रहे हैं, तो जो बेचारे जो बना रहे हैं उनको कैसे धन मिलेगा? क्योंकि उनको तो खरीद ही रहा है। तो हमें विदेशी सामान को कम करके भारत में जो बनने वाली चीज़ें, राष्ट्र में जो बनने वाली चीज़ें, उनको आप सेल्फ डिपेंड बनाएं और उनसे ये कहें कि यही चीज़ें करो। जैसे बीच में स्कीम चली थी कि हमें चाइनीज सामान नहीं लेना है, सिर्फ हाथ से बनी भारत की ही चीज़ें खरीदनी है। राष्ट्र की स्वाभिमान, अखंडता और राष्ट्रीयता की पहचान बनाए रखना, उनको बताना कि हमारा क्या स्वाभिमान है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर हम बाहरी सामान खरीदेंगे तो वो टैक्स उनको ही तो मिलेगा, क्योंकि हमारे भारत में आ रहा है तो टैक्स भी तो लग रहा है। तो वो जितना उनका माल बेचेगा वो अपने हिसाब से अमीर होंगे, हमारा माल जहाँ जितना बेचेगा वो। तो हमें बाहरी माल को कम करके भारत के माल को लेना है और लोगों को स्वाभिमान और उनकी पहचान करने के हम भारतीय हैं, ठीक है। तो आपका ये एक चैप्टर खत्म हो गया और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे चौथा, सामाजिक परिवर्तन और रेडियो का चक्रीकरण। तो इसको घर से थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। कितने पेज हैं इसमें? हाँ, एक चैप्टर हो जाएगा एक दिन में, ठीक है।